सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैंने यही था कि मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, क्योंकि बहुत पॉइंटर्स है सिलेबस में, मैंने वो देखा। आई थिंक आपको स्टार्टिंग से प्री और मेंस साथ में ही लेके चलना है, ताकि आपका एक अच्छा प्रिपरेशन जो स्टार्टिंग से ही होता रहे। आप प्री के कुछ मंथ्स पहले मेंस छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो आपको साथ में ही करनी पड़ेगी। आई थिंक ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा ये सीखा था कि ऑप्शनल आपका रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी वही सकते हैं। 500 मार्क्स डिपेंड होते हैं एक तरह से उसमें। इंटरव्यू में मेरा उतना अच्छा नहीं है, 162 मार्क्स से, मैं लास्ट ईयर 151 था। मेरे सबसे ज़्यादा ऑप्शन को इंक्लूड करके मेरे पेपर 1 सोशियोलॉजी में सबसे कितना मार्क्स? 160। हाँ, ये तो वन ऑफ द टॉप मार्क्स हो गया आई थिंक। आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बर्डन मत कीजिए पढ़ाई से, अपने आप पे हार्ड मत होइए एक तरह से, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा अपने आप को बहुत एक तरह से लगता है टॉर्चर करने लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है स्वाति शर्मा मैम, जिनका 15 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का 3rd अटेम्प्ट था और जो मैम का ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, क्योंकि सोशियोलॉजी काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा ऑप्ट किया जाता है। तो मैम से सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में जानेंगे, बाकी ओवरऑल स्ट्रेटजी वगैरह के में बात करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके मैम, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा हुआ है जबलपुर से। मेरा होम टाउन जो है हितकारनी कॉलेज से। और ओके, सो मैम ये सिविल सर्विसेज वगैरह जब आपका रिजल्ट आया था तो आपका और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? जी रिज़ल्ट अवेटेड ही था। हाँ। मेरा जो इंटरव्यू है वो फेब में हो गया था, तो ये बहुत लंबा इंतज़ार था। तो लग रहा था सुबह से आएगा, बट जब रिज़ल्ट आया, अपना नाम उस रैंक में, मेरी कज़न ने एक्चुअली देखा था, मैंने फर्स्ट नहीं थी जिसने वो रिज़ल्ट देखा था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई थिंक एस्पिरेंट जब ये जर्नी शुरू करता तब से ही वो ये सपना लेके ये चालू करता है कि उसका नाम लिस्ट में होगा। आई थिंक एक अच्छी रैंक में होगा, टॉप 10 टॉप 20। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक रिलैक्स फीलिंग थी कि ओके अभी बहुत लंबी जर्नी थी, तो एक नई शुरुआत हुई है, प्रिपरेशन छोड़ के एक सर्विसेज की एक नई शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छा लगा था। राइट। सो मैम, जब आप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करना शुरू करी थी तो मोटिवेशन कहाँ से आया था, फिर कहाँ से आइडिया आया था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है? जी मेरे फादर हमेशा बोला करते थे कि तुम IAS बनना, तो एक छोटा सा मोटिवेशन पहले वहाँ से इनिशियल स्टार्ट हुआ। फिर जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान जब मैंने देखा कि किस तरह से हमारे समाज के जो इश्यूज़ हैं और किस तरह से एज अ पर्सन मैं एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाल सकती हूँ, एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ, तो एक सिविल सर्विसेज मुझे वो एरिया लगा जहाँ से हम एक ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सकते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं उनको हम एक अपलिफ्टमेंट दे सकते हैं। तो वहाँ से एक मोटिवेशन आई किस तरह से हम सोसाइटी को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए काम करें, तो वो एक मोटिवेशन था। राइट। सो मैम, जब आपने प्रिपरेशन वगैरह करने स्टार्ट करी थी, सो कैसे स्टार्ट हुआ? कोचिंग्स वगैरह ली या फिर सेल्फ स्टडी कैसे किया? जी मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2019 जून से। तो मेरे फैमिली में कोई भी इस बड़ी पोस्ट पे नहीं है, ना किसी कभी किसी ने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में सोचा। तो मुझे एक गाइडेंस का नीड था, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था दिल्ली में ही। अप्रॉक्स 10-11 मंथ्स में दिल्ली में थी। उसके बाद कोविड के बाद मैं अपने घर चली गई थी और फिर 3 साल मैंने अपने घर में रह के सेल्फ स्टडी किया है। राइट। सो आपने प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी बनाई या फिर प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ा? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैंने यही था कि मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, क्योंकि बहुत पॉइंटर्स है सिलेबस में, मैंने वो देखा। उसके अलावा मैंने जितना हो सके अपने मटेरियल लिमिटेड रख के रिवाइज़ करने का कोशिश किया। और सबसे मेन चीज़ जो मेरे लिए वर्क करी है वो है मॉक टेस्ट। मैंने जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैंने अप्रॉक्स 90+ मॉक्स लगाए हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए वर्क करी थी। उस तरह जो छोटी छोटी मेथड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन मेथड होती है, मैंने उसके लिए वो मॉक टेस्ट से काफ़ी वो हैबिट में आ गई थी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते जो उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो एक ये सारी कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज़ थी। और करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स को पूरा कवर किया था। और कोशिश किया था कि सिर्फ एक नहीं, करीबन 2-2.5 साल के मैं करंट अफेयर्स कवर करूँ। राइट। जैसे आपने बताया कि आपने मॉक टेस्ट करीब 90 लगाए होंगे, तो मॉक टेस्ट क्या फर्स्ट अटैम्प्ट से ही लगा रहे हैं? और मॉक टेस्ट जब लगाने स्टार्ट किया था तो उसके पहले सारा सिलेबस कवर कर लिया था तभी स्टार्ट किया था? जी नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मैं ज़्यादा मॉक नहीं लगा पाई थी। मैंने थोड़ा कुछ ही ऑलमोस्ट 10-20 मॉक्स ही लगाए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ भी नहीं था। लेकिन तब मैंने वो गलती रियलाइज़ करी कि मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चालू किए थे।
तो इस तरह से मैंने अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाया। ओके, और ये सेकंड अटेम्प्ट में क्या रहा मैम? सेकेंड अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू मैंने दिया था, लेकिन फिर मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मैंने उन्हीं अपनी गलतियों को, मेरा 12 मार्क्स से कट ऑफ मिस हुआ था, तो मैंने अपनी गलतियों को देखा कि मैंने कहाँ गलती की। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्री का रियलाइज़ कर लिया था कि मेरी प्रैक्टिस की कमी थी। फिर सेकेंड में मैंने अपने इंटरव्यू में भी रियलाइज़ किया कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा वीक था, और मेंस में मेरे जो आंसर प्रेजेंटेशन थे वो थोड़ा वीकनेस था, तो उसको मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया है। राइट, जैसे मैम अभी आप प्रीलिम्स आपने एग्ज़ाम दिया है, तो सॉरी प्रीलिम्स का जो आपने कल एग्ज़ाम देखा होगा, काफ़ी पैटर्न बता रहे, चेंज हुआ है, ट्रेंड एकदम बदल गया, एलिमिनेशन को एकदम हटा दिया। तो मैम जब आप फर्स्ट टाइम आपने मॉक टेस्ट लगाए थे तब मार्क्स कैसे आ रहे थे, और आज के नज़रिए को देखते हुए प्रीलिम्स को अब स्टूडेंट्स को कैसे अवेयर रहना चाहिए प्रीलिम्स को लेकर? यानी जब मैंने भी मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट किए थे, मेरे मार्क्स बहुत इंकरेजिंग नहीं थे, तो मुझे वही 670 80 के रेंज में मिलते थे। बट जैसे जैसे मैं टेस्ट लगाने लगी, एक प्रैक्टिस बनने लगा, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो मार्क्स इंप्रूव हो गए। कभी कभी ये था, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे आते थे, कभी कभी बिलो 90 भी जाते थे और कभी कभी अबव 120 भी जाया करते थे। तो विथ प्रैक्टिस वो चीज़ आया करती थी। और अभी का भी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, वो मैंने पेपर तो नहीं देखा है, बट मैंने सुना ही है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पेपर था एक तरह से। तो आई थिंक ये कि आपने बेसिक्स सबसे पहले जो क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आगे आपको दिक्कत उतनी नहीं आएगी। बात रही, मुझे लगता है जो करंट अफेयर्स है उसको आप उसमें कंपार्टमेंट में मत पढ़िए, उसको एक तरह से स्टैटिक से लिंक करके पढ़िए, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी उस चीज़ में। और इसी तरह से करिए। और बाकी थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो एक ट्रेंड जो यूपीएससी का वो हमें समझ में आ जाता है। आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर जो यूपीएससी ऐसा अलग अलग पैटर्न ला रहा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 साल के पेपर आप देखिए, ताकि ये चेंज जो है वो आपको समझ में आए, तो आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट, मेंस के लिए बताइए मैम, क्या प्रीलिम्स और मेंस की आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते थे या फिर अलग से करते? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से अपनी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही रखी है प्रीलिम्स और मेंस की। जब प्री आने वाला होता था उसके अप्रॉक्स 4 या 5 मंथ्स पहले मैं बिल्कुल प्री ओरिएंटेड पढ़ती थी, तब मैं अपना ऑप्शनल वगैरह बंद कर देती थी। लेकिन बाकी स्टार्ट से मैंने प्री और मेंस साथ में लेके चला है, क्योंकि अप्रॉक्स प्री और मेंस के बीच 3 मंथ्स का गैप मिलता है, तो अगर आप मेंस छोड़ देंगे तो आपका 3 मंथ्स में इतना कवर नहीं हो पाया कि आप एक अच्छा पेपर लिख सकें और क्लियर क्वालिफाई कर पाएँ। आई थिंक आपको स्टार्टिंग से प्री और मेंस साथ में ही लेके चलना है, ताकि आपका एक अच्छा प्रिपरेशन जो स्टार्टिंग से ही होता रहे। आप प्री के कुछ मंथ्स पहले मेंस छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो आपको साथ में ही करनी पड़ेगी। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। जैसे मैम जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो चारों पेपर में आपके कौन सा पेपर फेवरेट था या फिर स्ट्रॉन्ग था, उसके बारे में बताइए। और क्या अप्रोच रहती थी इन जीएस के चारों पेपर के लिए, अलग अलग रहती थी या फिर इंटीग्रेटेड इनमें भी रहता था? सर, अब चारों ही पेपर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरे हिसाब से तो मेरे चारों ही फेवरेट थे एक तरह, क्योंकि हर किसी में इक्वल एफर्ट ही देना पड़ता है। कोई कौन सा पेपर आपका रिजल्ट बना देगा आप नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ में मैंने सब में ध्यान दिया है, और इन सब की मैंने इंटीग्रेटेड ही प्रिपरेशन रखी थी, इनको आइसोलेट नहीं किया था, क्योंकि हर पेपर का नॉलेज कहीं ना कहीं किसी में काम आता है। फॉर एग्जांपल, हम जो एथिक्स में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोशल जस्टिस वाले पार्ट में काम आता है, या ऐसे के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसी तरह से ज्योग्राफी का पार्ट होता है, वो हमें एनवायरनमेंट वाले पार्ट में हेल्प करता है। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है वो एक लिंकेज में रखी है, कि कोई भी चीज़ आइसोलेट ना हो, हर चीज़ आपस में कनेक्ट हो, ताकि जो एक फ्लूइडिटी है मेरे आंसर में, फ्लो है, वो इस तरह से मेंटेन रहे। राइट, जैसे मैम आपका प्रीवियस जो आपने बताया कि मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था कुछ मार्क्स से, तो उसमें क्या कमियां नज़र आई थी, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए और कैसे इम्प्रूव किया?
जी, लास्ट ईयर मेरा जो क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो उसमें सबसे पहली जो कमी मैंने ऑब्जर्व की थी वो था आंसर प्रेजेंटेशन। मुझे लग रहा था मेरे पास कंटेंट बहुत है, नॉलेज एक तरह से पढ़ रही थी मैं, 3 साल से मेरी प्रिपरेशन थी, तो नॉलेज था उस चीज़ का, लेकिन जिसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना कि एग्जामिनर को इंटरेस्ट आया आपके आंसर पढ़ने में, एक वो चीज़ मुझे कमी लगी जिसमें मैंने वर्क किया था। दूसरा था एक क्रिएटिविटी का, क्योंकि सब बच्चे आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन वो है, फैक्ट्स वो हैं, लेकिन आप दूसरों से अपना आंसर किस तरह से अलग करते हो, एक स्किल होती है जो बाय प्रैक्टिस ही आती है, वो मुझे लगा लास्ट ईयर मेरे में कमी थी, तो उस चीज़ में मैंने वर्क किया था। ओके मैम, जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि मेंस में ऑप्शनल भी इम्पोर्टेंट। आई थिंक ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा ये सीखा था कि ऑप्शनल आपका रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी वही सकते हैं। 500 मार्क्स डिपेंड होते हैं एक तरह से उसमें। ऑप्शनल वैसे मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। उसके अलावा ऑप्शनल के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक आती है, नॉर्मल एक ही बुक को मैंने अपना बेस बनाया था कि मैंने यही सोचा था कि मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाई अपना मटेरियल उतना ना करूँ, जितना हो सके उतना लिमिट करूँ, ताकि मैं बार बार उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। कोई मतलब नहीं था मैं 10 बुक पढ़ती और मैं रिवाइज़ ना कर पाती। वो था ऑप्शनल के मैंने खुद नोट्स बनाए थे अपने शॉर्ट में, ताकि मैं एंड मोमेंट में रिवाइज कर सकूं जब एग्ज़ाम है। उसके अलावा करंट अफेयर्स को एक तरह से लिंक कर करके पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हैं जो बहुत डायनामिक हैं। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन है, फैमिली का कंसेप्ट है, स्पेशली कोविड के बाद फैमिली बहुत सेंटर पॉइंट बन गई है, तो एक उन चीज़ें मैंने करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ा था। और मैंने कोशिश यही करी थी कि हर एक टॉपिक का मैं एक आध थिंकर सोच के रखूँ। और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की थी। उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए मैंने यही हमेशा देखा और प्रिपेयर किया था कि जितने वो फैक्ट्स हो सके मैं कम लिखूं सोशियोलॉजी में, क्योंकि आई थिंक फैक्ट्स वगैरह हम जीएस पेपर में लिख चुके होते हैं। मतलब जितना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से बता सकूं, मैं थिंकर्स का ही पॉइंट ऑफ व्यू बताती थी, लेकिन एक अपना नज़रिया भी अपने आंसर्स में देने का कोशिश करती थी, जो आई थिंक मेरे लिए वर्क किया है स्कोर करने में। राइट मैम, जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा ऑप्ट किया जाता है, तो जनरली कहा जाता है कि ये आसान है, थोड़ा छोटा भी है, तो ये मेंटलिटी के द्वारा यूज़ मतलब करके आपने इसको लिया था, या फिर स्टूडेंट्स को इसके लिए अलग प्रोस्पेक्टिव बनाना चाहिए ऑप्शनल चूज़ करने के लिए? आई थिंक जब आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, आपका फ्रेम ऑफ माइंड 2 चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि आपकी जर्नी 2 साल की होने वाली है या 6 साल की होने वाली है। ऑप्शनल के साथ आपको बहुत लंबा समय भी गुजारना पड़ सकता है, और जैसे मैंने बताया, इट कैन मेक योर रिजल्ट एज एट द सेम टाइम इट कैन ब्रेक योर रिजल्ट एज वेल। तो वो चीज़ एक माइंड में रखना चाहिए कि आप ऐसा ऑप्शनल लें जिससे आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, आपको इंटरेस्ट लगे। कभी भी आप समझे जीएस से बोर हो गए तो ऑप्शनल रिलाई करने के लिए, जब जीएस नहीं पढ़ा जाता तो हम ऑप्शनल पढ़ लें, तो आपका एक पढ़ाई भी हो जाती है और एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। तो ऑप्शनल आई थिंक फर्स्ट जो प्राइमरी रीज़न होना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मटेरियल अवेलेबिलिटी सेकंड रीज़न होना चाहिए, जो मैंने भी इन्हीं दोनों रीज़न के कारण सोशियोलॉजी लिया था। ओके मैम, अभी स्कोर कार्ड आया, तो पिछले जो स्कोर कार्ड था आपका मेंस का, उसमें कितना मार्क्स था, किस पोर्शन में कम था, और इस बार कितना मार्क्स उसमें इम्प्रूव हुआ, इसके बारे में बताएं। जी, लास्ट ईयर मेरा मेंस में मार्क्स 790 था और इस बार मेरा 873 है। मेरा प्राइमरीली मेरा जो है वो GS4 में एथिक्स का जो पेपर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा मेरा ऐसे के पेपर में भी इम्प्रूवमेंट है, और थोड़े थोड़े वैसे मेरे GS3 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी हर जगह मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ मार्क्स का। ओके, GS3 को छोड़ दें। ओके, और मैम इंटरव्यू में कैसा रहा मार्क्स? इंटरव्यू में मेरा उतना अच्छा नहीं है, 162 मार्क्स है। मेरा लास्ट ईयर 151 था, उतना इनकरेजिंग नहीं है, बट मे बी अगर आपका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स जाता तो ओवरऑल आपका रैंक और हो सिंगल डिजिट आ जाता। ओके, सो मैम जैसे कि आपके अभी मार्क्स आपने बताए, तो अभी सबसे ज़्यादा कौन से पेपर में मार्क्स आए हैं इसमें? मेरे सबसे ज़्यादा ऑप्शन को इंक्लूड करके मेरे पेपर 1 सोशियोलॉजी में सबसे कितना मार्क्स? 160। हाँ, ये तो वन ऑफ द टॉप मार्क्स हो गया आई थिंक। मैम, स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ओल्ड NCERT पढ़ें या न्यू NCERT पढ़ें, और इसमें भी 6 से 12 की पढ़ें या फिर 11-12 पढ़ लें तो चल जाएगा, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए मैम। जी, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। तो मुझे लगता है NCERT बुक्स जो है वो हमारा फाउंडेशन बिल्डअप करती हैं। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे तो अगर आपको कुछ, जैसे मेरा था टेक्निकल बैकग्राउंड था, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए थे मुझे सोशल साइंस छोड़े हुए, तो मेरे लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ईजी होती है, बट मैं ये भी एट द सेम टाइम बताऊँगी कि सारी NCERTs पढ़ने का नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटी की NCERT है, मुझे पर्सनली नीड नहीं लगा और मैंने पढ़ी भी नहीं है पॉलिटी की। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है मार्केट में, तो उसके लिए जो 11-12 की स्पेशली NCERT फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट करके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात रही 6 to 12 की,
तो आई थिंक आप 11th-12th की बस पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो 6th to 10th है वही थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में 11th-12th में है। तो वही आप डायरेक्ट अगर आपके पास बहुत टाइम है, से कुछ बच्चे अपने स्कूलिंग से प्रिपेयर करते हैं 11th-12th से, या ग्रेजुएशन टाइम से ही करने लगते हैं, तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए 6 से। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 11th-12th की NCERT कर लीजिए, क्योंकि जो पुराना वर्जन है वो इलेबोरेटेड फॉर्म में है। अब बात रही ओल्ड या न्यू की, तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत अपडेटेड मटेरियल है, तो आप न्यू पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप अपडेटेड रहें, क्योंकि कुछ पुरानी है तो उसमें जो फैक्ट्स हैं वो सब पुराने हैं, तो आप न्यू पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके मैम, इंटरव्यू के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और आपने बताया था कि आप फर्स्ट टाइम मतलब कम्युनिकेशन आपकी वीक थी, तो उनको भी कैसे इम्प्रूव किया था, थोड़ा इसके बारे में? जी, मेरे जो क्वेश्चंस थे पर्सनैलिटी टेस्ट जो हमारा हुआ था, उसमें बहुत ही ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। और मैंने अपना डैफ जैसे बोलते डैफ प्रिपेयर किया था, लेकिन डैफ से मेरे क्वेश्चंस नहीं थे। मेनली मेरे जो वुमेन सेफ्टी, वुमेन रिलेटेड इशूज़ है, वो एक डोमिनेंट टॉपिक था मेरे इंटरव्यू में। और जो लास्ट ईयर मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक था, तो उसका मैंने यही कोशिश किया था कि जितना हो सके मैं अपने फ्रेंड्स से एक तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँ, ताकि मेरा वोकैबुलरी वगैरह इंप्रूव हो। उसके अलावा मैंने मिरर एक्सरसाइज की थी। मैं मिरर के सामने बैठती थी, जब मेरा रिजल्ट आ गया था मेन से, जब मुझे पता था कि मुझे इंटरव्यू अब देना है, तो उस 2 months का गैप था अप्रॉक्सीमेट इंटरव्यू और रिजल्ट में, तो मैंने मिरर एक्सरसाइज की थी। मिरर के सामने बैठती थी, खुद ही मैं क्वेश्चंस बनाती, चाहे अपने डैफ से हो, चाहे करंट रिलेटेड इशूज़ से हो, और जो क्वेश्चन खुद से पूछती थी खुद ही आंसर करती थी। मिरर एक्सरसाइज से एक तरह से मैं अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व कर पा रही थी, अपने फेशियल फीचर एक्सप्रेशंस देख सकती थी कि मैं क्या एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अपनी पर्सनैलिटी एक तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही दिखा, तो वो सब ऑब्जर्व करने के लिए मैं मिरर एक्सरसाइज करती थी। इस तरह से मैंने अपना पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन किया था। राइट मैम। मैम, जैसे कि आपको अराउंड 4 year प्रिपरेशन में ओवरऑल लग गया है, कि आपका इतना अच्छा रैंक लाने में, जनरली आपको क्या लगता है कि ये यूपीएससी का, जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हुआ तो उस टाइम पे सारा सिलेबस कवर करके ही दिया होगा, तो कितना टाइम लगता है एक पूरा सिलेबस को कवर करने में? क्योंकि कभी बार क्या होता है, कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, जबकि पढ़ी उसी एफिशिएंसी के साथ सब लोग होते हैं। आई थिंक ये जो है कंसिस्टेंसी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप बात करें ईयर्स की, तो आई थिंक वो एक डेफिनेट ईयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो कुछ भी नेशनली या इंटरनेशनली होता है वो यूपीएससी का एक तरह से सिलेबस होता है, तो उसको बांध नहीं सकती कि सिर्फ इतना ही है। लेकिन आई थिंक जितना आप पढ़ें उसको कंसिस्टेंटली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, बाद में रिवाइज़ कर सकें। ये नहीं कि आपने बस देख लिया और हो गया, उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए, सब चीज़ पढ़ते रहिए। और जब आप प्रिपेयर करते हैं तो एक लिंक के साथ, जैसे मैंने बताया GS1 GS2 सबको एक लिंकेज के साथ पढ़िए, तो आपकी प्रिपरेशन एक तरह से थोड़ी इजी हो जाएगी, और थोड़ा आपका सिलेबस एक तरह जो मेंशन्ड एटलीस्ट वो थोड़ा कवर हो जाएगा। अच्छा मैम, करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए नोट्स भी कई लोग बनाते हैं, तो क्या नोट्स बनाना सही है करंट अफेयर्स? क्योंकि करंट अफेयर्स डेली आने वाला टॉपिक है, और उसके नोट्स बनाए फिर तैयार। करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, मैं एक मंथली मैगजीन को रेफ़र करती थी, और मुझे लगता है वो चीज़ अगर प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है तो हम नोट्स बना के क्यों अपना टाइम दे, वो टाइम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पढ़ने में, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। करंट अफेयर्स डेली चेंज होता है, डेली कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है, आप कितना ही लिखेंगे। तो आई थिंक मेरा जो मानना है, आप एक मंथली मैगजीन रेफ़र करते, कोई भी एक उठाइए, ये भी नहीं कि आप हर इंस्टीट्यूट का करें, कोई भी एक करिए अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट से और एंड तक उसी को करिए। मैंने भी वही किया था, आप उसको रेफ़र करिए। कुछ भी नया ऐड ऑन होता तो आप स्टिकी नोट्स हैं, आप वो लिखिए और वहाँ स्टिक कर लीजिए। उससे एक तरह से आपका, अगर आप लिखते जाएंगे तो वो बिल्डअप होता जाएगा मटेरियल, और फिर एंड में जब रिवाइज़ करने का बारी आएगा तो आपको खुद लगेगा कि कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है प्री के बाद हम रिविजन का। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप ये वाला चीज़ कर सकते हैं, इसका आपका टाइम एनर्जी भी बचेगा और आपको रिविजन में स्पेशली काफ़ी हेल्प होगा। ओके, और रिविज़न टेक्निक्स क्या रहते थे आपके, किस तरीके से करते थे? रिवीजन तो सिंपल यही था कि जो मेन चीज़ें हैं वही, खासकर प्रीलिम्स के लिए जो है वो फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं अलग अलग लिस्ट ही बना ली। जैसे कुछ साल में रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं उसको अलग से कंपाइल करके रखती थी ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा रिविजन के लिए ज्योग्राफी के स्पेशली मैं मैप वर्क किया करती थी, क्योंकि पहले से मैप करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं इरेज होता जाता है। तो प्रीलिम्स के पहले रिविजन के लिए सबसे पहले मैप वर्क उठाती थी, ताकि एक मैप का और चीज़ों का आइडिया हो जाए मुझे, ताकि मैं लोकेशन जब पेपर में आते हैं तो मैं वो कर सकूं। उसके अलावा जो
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने मैगज़ीन बताया उसमें मैं हाईलाइट करके रखती थी पॉइंट्स, तो इस तरह से मैं मेरी अच्छा, डेली आप रिवीजन करते थे या मंथली या वीकली, कैसे रहते? नहीं, मैं मंथ के एंड में किया करती, मंथली अपना प्रिपेयर करती, मेरा करंट अफेयर्स भी हो जाता था उस मंथ का पूरा, और मेरा स्टैटिक पोर्शन का मैं बना के रखती थी कि मुझे समझ लीजिए 3 या 4 डेज में मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है, इतने दिन मुझे इकोनॉमी करना है, तो फिर मैं एंड ऑफ द मंथ फिर रिवीजन करती थी उस चीज़ का। अच्छा मैम, जैसे आप डेली टारगेट या वीकली टारगेट जो भी आप बनाते होंगे, जब वो पूरे नहीं होते थे फिर उनको मतलब मैनेज करने के लिए क्या करते थे? कभी कभी होता था, क्योंकि आई थिंक हम रोबोट्स नहीं हैं, ये छोटा मोटा ऊपर नीचे हो ही जाता है, बट फिर मैं एक एक्स्ट्रा दिन लेके मैं ज़्यादा डिले नहीं करती थी, क्योंकि फिर ज़्यादा डिले होता है तो एक को पाइलअप भी हो जाता है काम हमारा, और एक को मेंटल स्ट्रेस आने लगता है कि वो हमारा नहीं हुआ है अभी। तो मैं कोशिश यही करती थी कि मैं अपना टाइम एक जो मैंने टाइम सेट किया उसमें कंप्लीट करूँ, अगर नहीं भी होता तो फिर मैं एक आध दिन थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर उसको कंप्लीट कर देती थी पहले। ओके मैम, जैसे कि टाइम की नॉर्मली हर कोई बात करता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपने कैसे पढ़ा? मैंने हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर किया है, तो मैं इतना पढ़ती थी कि मेरा जो सिलेबस एटलीस्ट वो कवर होता चले। ऑप्शनल है, जीएस है, न्यूज़पेपर है और हमारा करंट अफेयर्स है, ये 4 पार्ट्स हैं, तो मैं इतना ही पढ़ती थी कि चारों चीज़ें मेरी कवर हो जाएं, कुछ भी छूटे ना, तो फिर भी अप्रॉक्स मेरे हिसाब से मुझे 10 to 12 आवर्स लग जाता था ये सब कवर करने में। बट मैं ये कोशिश करती थी कि मैं जितना पढ़ा एटलीस्ट हो सके वो 10 का 8 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो मैं रिटेन कर सकूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं आवर्स के हिसाब से पढ़ूँ कि अच्छा आज मेरा 12 घंटे 13 घंटे हो गई, जितना मैं रिटेन कर सकूँ मैं उस हिसाब से पढ़ा करती थी। ओके मैम, जैसे कि आपको दोबारा सफलताएं मिली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटिवेशन, डिप्रेशन या इस तरीके की चीज़ें आई होंगी, और जनरली और भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इन चीज़ों को निपटने के लिए? चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप एस्पिरेंट हो, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इन एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बर्डन मत कीजिए पढ़ाई से, अपने आप पे हार्ड मत होइए एक तरह से, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा अपने आप को बहुत एक तरह से लगता है टॉर्चर करने लगते हैं कि बिल्कुल अपना टाइम नहीं देना, बिल्कुल रूम से बाहर नहीं निकलना। होता है कई लोग के लिए वर्क करता है, बट आई थिंक हर किसी के लिए नहीं करता, तो अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से करिए। थोड़ा एक मी टाइम निकालिए खुद के लिए, थोड़ा सा एंटरटेन रहिए, रिफ्रेश्ड रहिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ाई कीजिए, एक कंटिन्यूस वे में मत कीजिए, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, जितना रिटेन कर सके आप उतना ही पढ़िए। एक तरह से इस जर्नी को एंजॉय करिए, ना कि अपने आप को बर्डन कर दीजिए। तो इस तरह से अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ भी हमें ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा मैम, आप दिल्ली भी रहे थे, फिर आप जाकर घर चले गए तैयारी करने के लिए, तो दिल्ली में स्टूडेंट्स और प्रेशर फील करते हैं आई थिंक, क्योंकि वो घर से अलग रह रहे होते हैं और पर्टिकुलर इसी के लिए टाइम लिया होता है, और पैसे वगैरह भी और जो भी खर्चे आते हैं वो भी सब चल रहा होता है, तो इन सब चीज़ों को कैसे दिल्ली के स्टूडेंट डील करें? आई थिंक दिल्ली में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, मेरे ऊपर भी था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ORN गई थी तो बच्चों का भीड़ देख के आप जिस तरफ नज़र घुमाएंगे आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट मिलेगा, एक कोचिंग का बोर्ड दिखेगा, मटेरियल दिखेगा, और वो एक टेंडेंसी होती है आई थिंक स्टूडेंट्स में कि आपको मटेरियल दिखता लगता है हम खरीद लें। इनफैक्ट मेरे पास भी काफ़ी ऐसा मटेरियल जो मैंने रेफ़र नहीं किया लेकिन मैंने ख़रीद के रखा हुआ है। तो एक हमें एक सबसे बड़ा डर सताता है कि हम इस भीड़ में कहीं खो ना जाएं, लेकिन उस चीज़ को आप मत, आपको मुझे किसी ने अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ का कारण बनना है। तो आई थिंक वो चीज़ आप स्टार्टिंग से ही अपने माइंड में लेके चलिए। स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, लेकिन सबसे पहले आप यही सोचिए आपने क्यों ये जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले कई बार गिव अप करने का मन करता है, सेल्फ डाउट होता है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको हो रहा है, सबको होता है, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने आप को डेली इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन होता है, किसी को वीडियोस देख के होता है मोटिवेशनल वीडियो, सॉन्ग सुन के, घर वालों से बात करके, आप वो कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। कोई हो आप उससे बातचीत करिए, अपने फेलो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, एक तरह से कोई भी चीज़ अपने आप तक सीमित मत रखिए, शेयर कीजिए। और मेंटल स्ट्रेस ना लेके करेज लाइए कि आप एक रिस्क ले सकें, कि एग्ज़ाम रिस्क पे चलता है एक तरह से, तो वो रिस्क लेने का सबसे पहले आपको करेज लाना पड़ेगा, तभी एक आप फर्स्ट कदम स्टेप जो है अपनी सफलता की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। आपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छे से बताया, और आप फ्रेंड्स आपने भी देखा कि मैम ने ओवरऑल जर्नी अपनी शेयर करी, प्रीलिम्स मेंस स्ट्रेटजी वगैरह बताई, साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो उनकी प्रिपरेशन का था। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।